हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी रारी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज फिर मैं आपको एलएलबी थर्ड ईयर के पेपर 3.6 प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन लॉ के बारे में बताऊंगी। जैसे कि हमारा पहले की क्लास का लेक्चर था, वेरियस हेड्स इनटू विच असेंबल इनकम इज क्लासिफाइड फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स, यानी कि आयकर के प्रयोजन के करदायी आय को वर्गीकृत करने वाले शीर्षक कि जो कोई भी व्यक्ति करदाता जो है उसकी आय किन शीर्षकों के अंतर्गत रखी गई है जिनमें वो कर देय होता है, जिसमें वो सरकार को टैक्स पे करता है, कर देता है। जिसमें हमने देखा पहला सैलरी के बारे में कि सैलरी क्या होती है, इसका क्षेत्र विस्तार कितना है, किन किन हेड्स में उसको सैलरी मिल रही है जिस पर वो वेतन में गिनी जाएगी, और वेतन से कटौतियाँ यानी कि डिडक्शन ऑफ फ्रॉम सैलरी किस प्रकार से होगा, जो कि विधिक तरीके से होगी, और उसके बाद उस पर कर देय होगा। तो वेतन पर कर देय किस प्रकार से होगा और वेतन क्या है वो हमने देखा। आज की क्लास में हम इसका दूसरा शीर्षक पढ़ेंगे, मकान संपत्ति से आय, यानी जो कोई व्यक्ति करदाता है, कर दे रहा है, वो कहाँ से अर्निंग कर रहा है कि उसको इस शीर्षक में रखा जाए। तो दूसरा इसका शीर्षक है मकान संपत्ति से आय। कोई व्यक्ति है जो वेतन नहीं पा रहा, कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन उसके पास मकान संपत्ति है जिससे वो आय प्राप्त करता है और इतनी आय करता है कि वो आयकर योग्य हो जाती है। तो किसी भी मकान संपत्ति की कर योग्य आय का निर्धारण करने के लिए पहले उस मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य निर्धारित करना होता है और फिर उसमें से इस शीर्षक से संबंधित कटौतियों को घटाकर कर योग्य आय ज्ञात की जाती है। वार्षिक मूल्य का निर्धारण आयकर अधिनियम की धारा 23 के अनुसार किया जाता है, जिसमें कर निर्धारण वर्ष 2002 और 3 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे। मकान संपत्ति से आय की गणना का मुख्य आधार वार्षिक मूल्य है। तो यह मकान संपत्ति से आय क्या है? वह राशि जिसके लिए उस संपत्ति को वर्ष प्रति वर्ष किराए पर दिए जाने की अपेक्षा की जाती है, यानी कि वो व्यक्ति अपने मकान संपत्ति जो है वो किराए पर देता है और उससे उसको किराया आता है, जिसका हम वार्षिक मूल्य निकाल रहे हैं। और जहाँ संपत्ति को किराए पर दे दिया गया है और वार्षिक मूल्य या वार्षिक रूप में प्राप्त किराया अथवा उसके संबंध में उस संपत्ति के स्वामी द्वारा प्राप्त किराया जो अभी बताया उसमें लिखित राशि से अधिक है, वहाँ इस प्रकार से प्राप्त की गई राशि या प्राप्त की जाने वाली राशि। तो इस प्रकार एक मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य से वह राशि अभिप्रेत है जिसे कि वह स्वामी के द्वारा उस मकान संपत्ति को किराए पर उठाने के द्वारा प्राप्त किया गया था अथवा प्राप्त किया जाना चाहिए। वार्षिक मूल्य के निर्धारण में प्राप्त किराए की राशि को ध्यान में रखा जाता है, न कि यथार्थ किराए की राशि को, यानी कि किराए की राशि जैसी है जो निर्धारण से जो उसको प्राप्त हुई है वही उसमें देखा जाएगा। तो यहाँ वार्षिक मूल्य ऐसी धारणा मूलक आय है, यानी कि नेशनल इनकम है, जिसका निर्धारण उस आधार पर किया जाता है कि यदि एक कल्पित किराएदार उस मकान संपत्ति को किराए पर लेता है तो किराया कितना अदा करता है। किंतु ऐसी स्थिति में जबकि धारणा मूलक आय उस प्रकार या उस मकान संपत्ति के द्वारा यथार्थ रूप में प्राप्त की गई राशि से कम है, तो ऐसी स्थिति में उस मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य व यथार्थ आय होगी जो कि उस मकान संपत्ति से प्राप्त की गई है। तो उल्लेखनीय है कि मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य उस समय भी मकान संपत्ति के स्वामी की कुल आय में शामिल किया जाएगा, जबकि वह यथार्थ रूप में उस मकान संपत्ति से कोई भी आय प्राप्त करने की संभावना नहीं है। मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य ऐसे सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है जो कि प्रसंगत मामलों को प्रभावित करते हों, जैसे स्थानीय दशाएं और बस्ती में मकान की मांग, प्रचलित किराए की दर जो कि इस स्थानीय क्षेत्र में मान्य हो, या नगरपालिका मूल्यांकन और मकान के मालिक द्वारा प्राप्त यथार्थ किराए की राशि। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि जो स्थानीय दशाएं या बस्ती के जो मकान होते हैं, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर एरिया होता है उसमें किराया उसी हिसाब से होता है, दर बहुत ऊंची होती है और दूर दराज में दर तो कम होती है। तो यहाँ वो कह रहे हैं स्थानीय क्षेत्र में जो भी मान्य हो या नगर पालिका मूल्यांकन जैसा भी हो उसको यथार्थ किराए की राशि माना जाएगा। फिर यहाँ भी उल्लेखनीय है कि वार्षिक नगर पालिका मूल्यांकन जो कि मकान संपत्ति के संबंध में किया गया है उन तथ्यों में से एक है जिन्हें मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य का निर्धारण करने में ध्यान में रखा जाना चाहिए। किंतु आयकर अधिकारी इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि मकान संपत्ति के मूल्य को नगरपालिका मूल्यांकन की सीमा तक ही माने। इस प्रकार आयकर अधिकारी मकान संपत्ति के नगरपालिका मूल्यांकन के प्रति बाध्य नहीं है।
फिर मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य का निर्धारण में किन किन चीज़ों को घटाना चाहिए, तो निम्न चीज़ों को घटाना चाहिए। पहला, मकान संपत्ति जो किराएदार के कब्जे में है, यानी कि किसी मकान मालिक ने अपने मकान को किराए पर दिया है और किराएदार उसमें रह रहा है, तो उस जो संपत्ति है उस पर किराएदार का कब्जा है। मकान संपत्ति जो कि किराएदार के कब्जे में है, यहाँ आयकर अधिनियम की धारा 23 के प्रथम परंतुक के अनुसार यदि मकान संपत्ति किराएदार के कब्जे में है और उसके संबंध में स्थानीय सत्ता यानी कि लोकल अथॉरिटी द्वारा कर लगाया जाता है और कर का भुगतान मकान संपत्ति के स्वामी द्वारा किया जाता है, जिस वर्ष में उक्त कर की राशि मकान संपत्ति द्वारा वास्तव में दी गई है, उस वर्ष की मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य के निर्धारण में उक्त कर के भुगतान के संबंध में कटौती अनुज्ञात की जाएगी। अतः स्थानीय सत्ता द्वारा करदाता पर लगाए गए कर उसकी मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य से निर्धारण में कटौती के रूप में अनुज्ञात किए जाते हैं, अर्थात उसकी मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य में से घटा दिए जाते हैं, चाहे उक्त कर का भुगतान वास्तव में किया गया हो या नहीं। नगर पालिका या स्थानीय करों के अंतर्गत ऐसे सेवा संबंधी कर यानी कि सर्विस टैक्सेस भी शामिल हैं, जिन्हें स्थानीय सत्ता के द्वारा मकान संपत्ति के संबंध में लगाया गया है। फिर हम बात करते हैं दूसरी, मकान संपत्ति जो स्वामी के कब्जे में है। पहले किराएदार के कब्जे में थी, अब स्वामी के कब्जे में है। तो आयकर अधिनियम की धारा 23 के सब क्लास 2 क के अनुसार यदि मकान संपत्ति एक मकान या मकान के भाग में गठित है और उक्त मकान संपत्ति गत वर्ष के किसी भाग में वास्तव में किराए पर नहीं दी गई है तथा उसके स्वामी ने कोई अन्य लाभ प्राप्त नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में उक्त मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य 0 होगा। परंतु यदि उक्त मकान संपत्ति गत वर्ष के किसी भाग में किराए पर दी जाती है तो उसका वार्षिक मूल्य इस प्रकार निर्धारण होगा जैसे इसे किराए पर दिया गया हो। तत्पश्चात उसमें से वार्षिक मूल्य का वह भाग घटा दिया जाएगा जो कि उक्त अवधि के अनुपातिक है, जिसमें वह संपत्ति मकान संपत्ति के स्वामी के निवास हेतु उसके कब्जे में रही है। यदि मकान संपत्ति एक से अधिक हो तो ऐसे मकान से घटित जिसे मकान संपत्ति के स्वामी ने अपने निवास हेतु अपने कब्जे में रखा है, तो ऐसी स्थिति में उक्त वर्णित धारा 23(2) के खंड क का उपबंध किसी एक मकान के संबंध में ही लागू होगा और करदाता को ये विकल्प होगा कि उसमें से किसी एक मकान को निमित्त निर्दिष्ट करें। इस प्रकार करदाता को एक विशिष्ट करना होगा कि उनमें से किस मकान के संबंध में धारा 23(2) के खंड क के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना चाहता है। करदाता द्वारा विशिष्ट मकान के अतिरिक्त अन्य मकान जो उसके कब्जे में निवास हेतु है उसके वार्षिक मूल्य का निर्धारण ऐसे किया जाएगा जैसे वह किराए पर दिया गया हो, यानी कि उसके पास ऑप्शन होगा कि वह दोनों में से किस में वो देना चाहता है या लाभ प्राप्त करना चाहता है। तीसरी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मकान संपत्ति जो स्वामी के कब्जे में नहीं है, जो स्वामी के पास नहीं है। तो यदि उक्त संपत्ति केवल एक आवासीय मकान से गठित है और वह उसके स्वामी द्वारा वास्तव में कब्जे में नहीं रखी जा सकती क्योंकि उसका नियोजन कारोबार या पेशा किसी अन्य स्थान पर है, वहाँ उसे किसी ऐसे मकान में रहना पड़ता है जो उसका अपना भवन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे मकान का वार्षिक मूल्य 0 होगा, बशर्ते कि उक्त मकान वास्तव में किराए पर न दिया गया हो और मकान संपत्ति के स्वामी ने उससे कोई अन्य लाभ भी प्राप्त न किया गया हो। यानी कि किसी व्यक्ति के पास मकान संपत्ति की संपत्ति तो है लेकिन उसने उससे कोई आय प्राप्त नहीं की है, उसके कब्जे में भी नहीं है, तो उसको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। फिर हम देख रहे हैं मकान संपत्ति की कर मुक्त आय कि कर में से कौन कौन सी मुक्त है, एग्जम्प्ट इनटू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आय जो सकल कुल आय में सम्मिलित नहीं होती, पहले हम ये देखेंगे। लेकिन मकान संपत्ति की कर मुक्त आय 2 तरीके की हैं। प्रथम वह जो पूर्णतः कर मुक्त होती है अर्थात जिसको सकल कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाता। दूसरी वे जिन्हें सकल कुल आय में सम्मिलित तो किया जाता है परंतु कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाता। मतलब ये सकल कुल आय में सम्मिलित करने के बाद संपूर्ण राशि की कटौती सकल कुल आय में से दे दी जाती है। तो आय जो सकल कुल आय में सम्मिलित नहीं होती तो कुछ दशाओं में कृषि भूमि में लगे हुए मकान की आय, पूर्णतः धार्मिक या पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित ट्रस्ट मकान संपत्ति की आय, करदाता द्वारा अपने व्यापार या पेशे के लिए प्रयोग की गई मकान संपत्ति की आय, करदाता को कोई एक
मकान जिसका प्रयोग वह अपने निवास के लिए करता हो उसकी आय। यदि किसी करदाता के पास अपने स्वयं के लिए रहने का केवल एक ही मकान हो और उसका प्रयोग गत वर्ष में अन्य किसी स्थान पर उसने व्यापार, पेशे या नौकरी के कारण न कर सका हो, तो दूसरे स्थान पर उसका स्वयं का मकान न हो, तो ऐसे मकान की आनुपातिक आय पर कर नहीं लगाया जाता, बशर्ते कि उस मकान को किराए पर न उठा दिया गया हो। विभिन्न व्यक्ति एवं संस्थाओं की जो अन्य धाराओं के अंतर्गत आती है मकान संपत्ति से आय, ये वो आय है जो कि कर मुक्त हैं, जो सकल कुल आय में सम्मिलित नहीं है। दूसरी है वे आय जिनके संबंध में सकल कुल आय में से कटौती प्राप्त होती है। तो सहकारी समिति को वस्तुओं का भंडारण करने के लिए एवं विपणन के लिए किराए पर दिए गए गोदाम, भंडारगृह से होने वाली समस्त आय की कटौती स्वीकृत की गई है। शहरी उपभोक्ता समिति, मकान बनाने वाली समिति, शक्ति की सहायता से निर्माण करने वाली समिति, यातायात का व्यापार करने वाली समिति, जिनकी 2 लाख रुपए से 20,000 रुपये से अधिक कुल आय वाली सहकारी समिति को छोड़कर अन्य सहकारी समिति को मकान संपत्ति से प्राप्त होने वाली समस्त आय कटौती के रूप में स्वीकृत की जा सकती हैं। तो ये मकान संपत्ति से होने वाली आय में इन 3 को ऐसे जोड़ा गया है जिसमें वो किराएदार के कब्जे में हो, स्वामी के कब्जे में और स्वामी के कब्जे में नहीं हो। लेकिन मकान संपत्ति से होने वाली आय को ये 2 हेड्स ऐसे जो कर मुक्त रखे गए हैं, आय जो सकल कुल आय में सम्मिलित नहीं होती और आय जिसके संबंध में सकल कुल आय में से कटौती प्राप्त होती है। तो आज हमने देखा मकान संपत्ति से आय के बारे में। अगली क्लास में मकान संपत्ति से के वार्षिक मूल्य का निर्धारण करने वाले टॉपिक हम देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।